बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शहबाज शरीफ को अलविदा कह दिया गया है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ को बल्कि उनकी काबीना के जो अहम तरीन लीगी रहनुमा वज़रा बने हैं उनसे भी इस्तीफ़े लेने का फ़ैसला किया गया है। अहम तरीन और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इजलास के हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया गया है। ये हंगामी इजलास तलब किया गया है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, इनकी एक्सटेंशन और ना सिर्फ इनकी बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए एक नया जो लाहे अमल है वो तरतीब दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अभी इस तरह से होता था कि जो मोस्ट सीनियर तरीन है वो चीफ जस्टिस होता था और उसके बाद आगे के भी तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जो होते थे उनका भी डिटेल पता चल जाती थी कि ये जो जज हैं इन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन अब इस सारे के सारे सिनेरियो को तब्दील किया जाएगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब को नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर माफ़ी का पैगाम पहुंचा दिया है अडयाला जेल में, और अब मिन्नत तरला करना शुरू हो चुके हैं कि खान साहब मेहरबानी करें, आए हमारे साथ बैठें, क्योंकि हमारा जो बेड़ा है वो गर्क हो चुका है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, नवाज शरीफ और जो अहम तरीन लीगी रहनुमा हैं जो नवाज शरीफ के करीबी हैं, इनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई है और इस मीटिंग में कुछ तजावीज़ दी गई हैं नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ इन तजावीज़ पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से आलमोस्ट जो डिसीजन है वो ले चुके हैं। अब तजावीज़ क्या दी गई हैं, और ये कोई लो लेवल के लीगी रहनुमा नहीं थे बल्कि बड़े सीनियर लीगी रहनुमा थे, और इनका ये नवाज शरीफ को कहना था कि अब आप शहबाज शरीफ से इख्तियारात ले लें, क्योंकि शहबाज शरीफ जिस तरह से कठपुतली बन चुके हैं, चुनतखीब थे वो थे ही थे, लेकिन जिस तरह से वो कठपुतली बन चुके हैं और अपने ही किए फैसलों के ऊपर वो चंद घंटे भी कायम नहीं रह सकते, तो अब आप शहबाज शरीफ से इख्तियारात लेकर और ख़ुद फ्रंट फुट पर आएँ, अपने हाथ में चीज़ें लें, ख़ुद कंट्रोल करें और एक मुज़म्मती जो जदोजहद है उसका आगाज़ आप करें। तो उन्होंने तो खैर नवाज शरीफ को चूँकि जो लीडर हैं उनके अपने जो रहनुमा है वो ज़रा इनकलाबी समझते हैं, तो इस वजह से जदोजहद का उनको कहा है, तो असल में तो जदोजहद नहीं है। बहरहाल जी, और उसमें मशवरा ये दिया गया है कि पार्टी सदारत से शहबाज शरीफ को हटाया जाए। ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि जो काबीना में या हुकूमत में जितने भी वज़रा वगैरह शामिल हैं उन वज़रा के पास भी मुस्लिम लीग नून के जो भी ओहदे हैं उनसे उनको हटाया जाए, फारिग किया जाए या इस्तीफ़े लिया जाए और उनकी जगह पर नए लोगों को तैनात किया जाए जो आपके ग्रुप के हैं और आपके साथ लॉयल हैं, शहबाज शरीफ के साथ लॉयल नहीं हैं। और शहबाज हुकूमत के अंदर वो तमाम वज़रा शामिल हैं जो कि शहबाज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए उन तमाम को साइड पर किया जाए। और ना सिर्फ इतना बल्कि सूबाई लेवल पर भी जो सदूर हैं मुस्लिम लीग नून के, जो सेक्रेटरी जनरल्स वगैरह हैं, इनमें भी जो हुकूमत का हिस्सा है इन तमाम को हटाया जाए और नए लोगों को लाया जाए। तो इस हद तक तो नवाज शरीफ ऑलमोस्ट सोच चुके हैं कि सदारत वो खुद लेंगे पार्टी की, और अहम तरीन जो ओहदे हैं उन पर अब शहबाज ग्रुप के जो लोग हैं उनको हटाकर अपने ग्रुप के जो लोग हैं वो उन्होंने लगाने हैं, और सारा का सारा जो फोकस है वो करना है अब पंजाब के ऊपर। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई है और इस मीटिंग के अंदर ये अहम तरीन जो डिस्कशन है, ये अहम तरीन जो कुछ फैसले हैं वो लिए गए हैं। तो पहली खबर तो ये हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं उस पर भी डिटेल्स आप साथ में शेयर करता चलूँ। और अब नवाज शरीफ ने खुद अपने ही आप इसको कहें कि उनके जो फ्रंट मैन कह लें पार्टी के अंदर, जो उनके जो माइंड सेट है उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं या उसकी बात जो है वो करते हैं, जिनमें जावेद लतीफ़ भी हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह भी काफ़ी दिनों से फ्रंट फुट पर आकर सख्त बयानिया भी अपनाया हुआ है और इस हुकूमत के अगेंस्ट भी उन्होंने एक जो बयानिया है वो अपनाया हुआ है। लेकिन अब इमरान खान साहब को किस तरह से माफ़ी का पैगाम भिजवाया गया है, राना सनाउल्लाह ज़ाहिर सी बात है खुद से तो इन्होंने ये चीज़ें नहीं कही, नवाज शरीफ की ईमा पर की जा रही हैं। ये क्या कहते हैं ये ज़रा सुनिए
یہ 50 سیکنڈ کا کلپ ہے, پھر اس کے بعد مزید ڈیٹیل کی جانب بڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یا ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے, اور یہ جو قضیہ ہے نا جو 77 سے شروع ہوا ہے اور آج تک آ گیا ہے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ, پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ معاملہ طے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ بنیاد ہے. یہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اوپر. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں 2018 میں اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا. آج پاکستان معاشی طور پہ اس صورتحال کا شکار نہ ہوتا. چلیے اس وقت نہیں ہوئی, دیر آئے درست آئے والی بات کہ نیور ٹو لیٹ والی بات ہے, چلیں آپ بیٹھ جائیں, اب ہو جائے بات. لیکن اب اس میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کے اوپر اور بات کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتا. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. اور آپ تیار ہیں, وہ تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو میں ان کو جانتا ہوں وہ بالکل تیار ہوں گے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی جی کہ نواز شریف بالکل وہ بات کریں گے, لیکن عمران خان جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ وہ رانا ثناء اللہ ہے جو کہتے تھے جی کہ عمران خان صاحب فتنہ ہے. یہ الفاظ عمران خان صاحب کے لیے رانا ثناء اللہ استعمال کرتے تھے, اور جب یہ حکومت میں تھے تو کیا کیا نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, وہ تمام تر ہسٹری ہے, تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب یہی رانا ثناء اللہ ہیں جو کہ پاؤں پکڑے اور عمران خان کو یہ میسیجز بھیج رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں کہ خدا را عمران خان آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, کیونکہ ہم ڈوب رہے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت اور کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ کسی طرح سے عمران خان کو ہم منا لیں. اور یہاں تک بھی رانا ثناء اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا جی کہ جو بنیاد ہے وہ الیکشن ہے, اور اگر جو بنیاد ہے وہی ٹھیک نہ ہو تو اوپر پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی کہ الیکشن بنیاد ہیں, الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو تبدیل کیا گیا. اس لیے اس الیکشن کی بنیاد پر بننے والی جو حکومت ہے جو کہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے, اس حکومت سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ اب ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور یہ خود معافیاں مانگنے لگ پڑے ہیں, عمران خان صاحب کو پیغامات بھیج رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ تو میں نے رانا ثناء اللہ کی آپ کے سامنے رکھی ہے نا, اب میں آپ کے سامنے جو ایگزامپل ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں جی عرفان صدیقی کی. یہ بھی نواز شریف گروپ کے ہیں اور نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں. ان کی جانب سے کیا کہا گیا جی یہ ذرا سنیے. اور لندن پلان جو عمران خان صاحب کہتے رہے کہ لندن پلان بنا ہے, یہ ہے وہ ہے, ڈیٹیلز عمران خان صاحب بتاتے رہے, لیکن یہ لوگ اس کو اپوز کرتے تھے. اب جو ہیں عرفان صدیقی صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کی تمام تر باتوں کی تصدیق کیسے کی ہے جی. نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ کابینہ معیشت کی بحالی اور دیگر معاملات میں نواز شریف اپنی رائے دیتے ہیں. پی ڈی ایم کو تباہ حال معیشت ملی تھی, ملک کو ڈیفالٹ. اچھا, یہ تو میری نواز شریف کے ساتھ بہت ساری ملاقاتیں لندن میں ہوئی ہیں. نواز شریف اس بار وزیراعظم بننے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. وزیراعظم نہ بننے کا نواز شریف کا فیصلہ اپنا تھا. اب نواز شریف وزیراعظم بننے کے لیے کیسے راضی نہیں تھے, کیوں کر راضی نہیں تھے؟ اور یہ جو آپ نے ملاقاتیں کی پہلے, اور یہ نواز شریف کی پاکستان واپس آنے سے پہلے کے معاملات ہیں, تو ابھی الیکشن نہیں ہوئے, ابھی کوئی نتائج نہیں آئے. تو یہ کون تھا جو نواز شریف کو جا کر یہ کہتا تھا جی کہ آئیں آپ وزیراعظم بن جائیں, اور نواز شریف وزیراعظم بننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. تو انڈائریکٹلی ہی صحیح, لیکن ان کے منہ سے وہ سچ نکل گیا ہے کہ یہ پہلے سے چیزیں چل رہی تھی, اور نواز شریف کو یہ کہہ کر پاکستان لایا گیا کہ جی آپ کو وزیراعظم بنائیں گے. خیر, جب اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ نواز شریف وزیراعظم بننے کے لیے آمادہ نہیں تھے, یہ تو الیکشن سے 2 روز پہلے کے جو تمام اخبارات ہیں نا وہ اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں پر وزیراعظم نواز شریف لکھا ہوا تھا, تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تھے آمادہ یا نہیں تھے. وہ تھے آمادہ, اور ان کو جب یہ کہا گیا جی کہ آپ کو وزیراعظم بنائیں گے تب ہی وہ واپس آئے, اور پھر بعد میں شہباز شریف کو بنا دیا گیا. تو یہ اصل میں ان کو تکلیف ہے کہ مجھے نہیں بنایا گیا, شہباز شریف کو بنا دیا گیا. اس وجہ سے اب یہ تمام تر جو بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. جاوید لطیف تو سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے, لیکن رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی, ان دونوں کی جانب سے یہ بیانات سامنے آنا اور اپنے منہ سے یہ سچ اس وقت اگل رہے ہیں, اور یہ تمام عمران خان صاحب کی باتوں کی جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان جو کچھ کہتا تھا, اور اس وقت جو عمران خان کے اگینسٹ یہی لوگ تھے جو بیانیاں بناتے تھے, وہ سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی تھا, اور اب یہ عمران خان کے ہی ترلے کرنے لگ پڑے ہیں. مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بلا لیا گیا ہے جی. آج 4 بجے مشترکہ اجلاس ہوگا. مشترکہ اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان, چاروں صوبوں کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ کو شرکت کے دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں.
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ को भी खसूसी दावत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर और वज़राए आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इसमें शिरकत के लिए जो दावत है वो दी गई है। तो ये अहम पहला मुश्तरका इजलास है इस हुकूमत का, और इसमें तमाम जो आप कहें कि सरबराहान है मुल्क के उनको बुलाया गया है, मदऊ किया गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये इजलास होने जा रहा है। आज जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो 3-4 घंटे हैं अभी इजलास में, लेकिन यह है कि 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये जो इजलास है वो शुरू होने जा रहा है। तो अहम तरीन इजलास है जो कि होगा। इमरान खान साहब ने कल जेल में बहुत सारे बयानात दिए। एक तो इमरान खान साहब को कल गुफ्तगू करने या उनकी आवाज़ मीडिया तक ना पहुँचे उसके मुकम्मल इंतज़ामात किए गए थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को ज़रा ऊंची आवाज़ में काफ़ी चिल्लाकर आप कहें बोलना पड़ा, जिसकी वजह से बाहर खड़े जो सहाफ़ी थे उनको आवाज़ें गईं। बाकी जो प्रोसीडिंग थी उसकी तो कोई समझ नहीं आ रही थी सहाफ़ियों को। और उसमें इमरान खान साहब ने एक बात मज़ीद जो क्लियर की वो क्या जी, इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग मुझे डरा हुआ देखना चाहते हैं और इनका ये जो ख्वाब है वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। उल्टा ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। तो हुआ ये है कि ये इस वक्त खुद डरे हुए हैं, खुद सहमे हुए हैं। ये जो नवाज़ शरीफ और ये दीगर के मैंने आपके सामने बयानात रखे हैं, इनके जो इतराफ़ मैंने आपके सामने रखे हैं, ये इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि वाकई डरे हुए हैं और इनको अपनी जो सियासी मौत है वो नज़र इस वक्त आ चुकी है। इनको मालूम है कि इमरान खान जीत चुका है और सिर्फ अब इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में भी नहीं रखा जा सकता। आखिर कितने मुकदमे बनाकर कितनी देर आप जेल में रख पाएंगे? आखिर जिस तरीके से अदलिया ने स्टैंड लिया, 6 जजों ने स्टैंड लिया, दीगर जजों ने स्टैंड लिया, तो मेरिट पर फैसले होने हैं। इमरान खान साहब ने इसमें बरी होना ही होना है। और एक मरतबा इमरान खान साहब बाहर निकल गया तो फिर उसके बाद हमारी सियासी मौत तो हो चुकी है, लेकिन इमरान खान अगर बाहर निकल गया तो वो हमारी इस सियासी लाश को फिर कब्र में भी पक्का दफना देगा। तो इस वजह से ये असल में डरे हुए हैं। साइफर मुकदमे के हवाले से बताऊं तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी साइफर मुकदमे पर सवालात उठा दिए जी। सवाल ये उठाया जी कि साइफर केस में वजारत दाखिला के बजाय वजारत खारजा के बजाय दाखिला मुद्दई क्यों बनी। अच्छा, जो साइफर था वो वजारत खारजा में आया और सारा जो केस था उसी के गिर्द घूम रहा है, लेकिन इस केस में जो मुद्दई बना है, केस वगैरह जो दायर हुआ और सारी चीज़ें वगैरह, वो उसमें कौन इन्वॉल्व था जी? उसमें वजारत दाखिला इन्वॉल्व था और उस वक्त राना सनाउल्लाह थे। बहरहाल जी, अब यही सवाल इमरान खान साहब के वकील उठाते थे, लेकिन आज ये क्वेश्चन चीफ जस्टिस का आमिर फारूक साहब जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं उन्होंने भी उठा दिया है कि इसकी क्या रीज़न थी। ये तो वजारत खारजा का बनता था, वजारत दाखिला कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गई? तो जो एक आप कहें कि इस मुकदमे के बोगस होने का सबूत है और चीफ जस्टिस का आमिर फारूक साहब ने भी ये जो क्वेश्चन है वो आज रेस कर दिया है इस मुकदमे के अंदर। और आखिर में नाजरीन एक दो चीज़ें और भी हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मैं देख लूँ ज़रा। हाँ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन और दीगर चीज़ों के हवाले से मामला चल रहे हैं वो क्या है जी? मोहम्मद मालिक साहब हैं, इन्होंने बड़ा दावा किया है और ये किस तरह से कानून लाया जाएगा या अब किस तरह से तैनाती होगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। तो इसमें जी ये अब इस तरह से सिनेरियो बनाया जा रहा है कि टॉप 3 जो जजेस होंगे सीनियर, उन टॉप 3 में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और अगले 3 साल के लिए बनाया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से आर्मी में होता था कि जो सीनियर 5 जर्नल हैं उनके नाम जाते थे और किसी एक को आर्मी चीफ बना दिया जाता था और वो 3 साल के लिए होता। तो अब चीफ जस्टिस की भी तैनाती इसी तर्ज पर होगी जो मोहम्मद मालिक साहब दावा कर रहे हैं कि 3 टॉप नाम जाएंगे। यानी कि अभी अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं तो उनके अलावा जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके नाम होंगे और उन 3 नामों में से किसी एक नाम को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और वो फिर 3 साल के लिए रहेगा। फिर 3 साल जब उनके मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कौन से मोस्ट 3 सीनियर तरीन है, फिर उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो ये जी एक नई वो चीज़ लाई जा रही है। बहरहाल अभी जो तरीक़ाकार था चीफ जस्टिस का उसमें तो कोई मसला नहीं था, बल्कि कहा तो ये भी जाता था कि जिस तरह से अदलिया में एक चीज़ डिसाइडेड है कि इस तरह से जज आ रहे हैं और इस तरह से चीफ जस्टिस जो हैं, यानी कि अभी जस्टिस आयशा मलिक तक अगर इसी तरीके से चला जाए तो जस्टिस आयशा मलिक तक ये चीज़ें मालूम है कि वो 2031 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगी। उनका वहाँ तक जो चीज़ें हैं
جس طرح سے ابھی موجودہ ایک نظام چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اسی طرز کا نظام آرمی میں بھی لانے کی جو بات ہے وہ کی جا رہی تھی، تاکہ آرمی چیف کی تعیناتی والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، کہ وہاں پر بھی پتہ ہو جس طرح سے عدلیہ کا نظام ہے کہ اب اگلا آرمی چیف یہ ہے، اگلا آرمی چیف یہ ہے، اتنی ٹرم ہے، تو سب چیزیں جب ڈیسائیڈ ہوں گی تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں پر بھی توسیع وغیرہ ہوتی رہی ہے، اور اب عدلیہ میں بھی اس طرح سے کیا جا رہا ہے جی کہ کوئی ایک کو ہم بنا دیں گے، 3 موسٹ سینئر کے نام جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی پھر 3 سال کی توسیعیں ہوتی رہے۔ تو یہ جی اب گڑبڑیاں اس وقت مزید کر رہے ہیں۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔